So students, now we starting our revision class and our economics. First chapter is the study of village Palampur. In this chapter we learn about the village Palampur. Now the introduction about the village economy. ना विलेज इकोनॉमी के आधार पर ही हम अपने देश की इकोनॉमी को समझ पाएंगे। इकोनॉमिक्स 9th क्लास से एक न्यू बुक के हिसाब से, एक न्यू सब्जेक्ट के हिसाब से हम स्टार्ट कर दिए हैं, उसको समझना शुरू कर दिए हैं ना। तो आप देख रहे हैं कि एक विलेज पालमपुर है, दैट इज द हाइपोथेटिकल विलेज। ये काल्पनिक विलेज है और इसके थ्रू हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज को समझ रहे हैं यहाँ पर कि फार्मिंग इज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फार्मिंग इज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड सम अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा इन आवर पालमपुर विलेज ना। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, दैट इज शाहपुर एंड रायगंज। ये भी कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इट इज डेवलप्ड रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन फैसिलिटीज भी वहां पर है ना। इट हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स, 1 हाई स्कूल एंड अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ये आपने देखा, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी वहां पर है। ओके, इन द विलेज पालमपुर इट हैज 450 फैमिलीज कंप्राइजेस 80 अपर कास्ट फैमिलीज एंड 1/3 एससीज और दलित वर्ग के वहां पर लोग रहते हैं। तो ये हमने वहां का स्ट्रक्चर देखा कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, जिसमें हमने वहां पढ़ा हुआ था कि 80 अपर कास्ट लोग हैं जिनके ब्रिक्स, सीमेंट से पक्के मकान बने हुए हैं और जो कि ज्यादा जमीन भी ऑक्युपाई करते हैं पूरे विलेज में। और जो 1/3 लोग हैं, 450 का 1/3 इट मीन 150 पर्सन जो हैं, फैमिलीज जो हैं ना, वो जो है कच्चा हट्स वगैरह में है ना, घास फूस की झोपड़ियों में रहते हैं और विलेज के कोने में रहते हैं। बेटा ये विलेज स्ट्रक्चर आपके भी अपने विलेज में आप देख सकते हैं। आप जिस विलेज में आप रहते हैं वहां भी स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है। तो ये एक हाइपोथेटिकल विलेज के हिसाब से एक एग्जाम्पल लेकर के आपको पूरा विलेज इकोनॉमी को समझाया गया। ऐसे ही हमारे देश में विलेजेस की का जो स्ट्रक्चर है वो है। आगे देखते हैं कि किसी विलेज में जो एक्टिविटीज होती हैं तो वो किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। तो चूंकि हमारा इंडिया जिस तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, एग्रीकल्चर जो है हमारे यहाँ की मेन एक्टिविटी है, तो ऐसी इस तरह से यहाँ इस विलेज में भी क्या है, एग्रीकल्चर जो है मेन एक्टिविटी है ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी है। तो अब प्रोडक्शन एक्टिविटी एग्रीकल्चर के अलावा और भी है, तो हमने देख लिया और भी एक्टिविटीज यहाँ लोग करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए पड़ता है, व्हाट इज प्रोडक्शन। तो बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरीज ना, हम कोई भी कमोडिटीज या कोई भी जो है गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल कंप्राइजेस फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, दो है ना, ये दोनों फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो कुल मिला के ओवरऑल फोर्स जो है वो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड 4th वन इज ह्यूमन कैपिटल। लैंड क्या है, लैंड अलोंग विद द फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज कंप्राइज। एक नेचुरल रिसोर्स है लैंड, है ना, इसके साथ फॉरेस्ट ना, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्स में शामिल रहता है। इसका बगैर यूज किए हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते एग्रीकल्चर का। तो ये इसके बारे में हम डिटेल से भी आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है लेबर। लेबर कई प्रकार के होते हैं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं। जो अनपढ़ होते हैं वो अनएजुकेटेड और एजुकेटेड में भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो स्किल्ड मतलब किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए दक्ष होना, है ना, स्किल्ड कहलाता है। कोई काम का, जैसे ड्राइवर है तो ड्राइविंग के लिए स्किल्ड होता है, टीचर है तो टीचर के लिए वो स्किल्ड होगा ना। तो पर्टिकुलर वर्क करने के लिए डॉक्टर है तो वो अपने आप में स्किल्ड होता है, प्रोफेशनल होता है। तो ये स्किल्ड होते हैं। अनस्किल्ड लेबर भी होते हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए वो अपने आप में उनके पास एक्सपीरियंस, उनके पास वो वर्क करने की क्वालिटी नहीं होती, वो अनस्किल्ड लेबर कहलाते हैं ना। तो इस तरह से लेबर भी विलेज में देखने को मिलते हैं। और फिजिकल कैपिटल एक थर्ड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इससे रिलेटेड अलग से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है।
कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फूड, इस तरह से। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं आपके आएंगे और डिटेल्स इनका आप नोट करेंगे, ठीक है। अगर फिजिकल कैपिटल से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसमें आप डिटेल्स देंगे, द फिक्स्ड कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल, है ना। फिक्स्ड कैपिटल कंप्राइजेस विद टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, ना। फिक्स्ड कैपिटल्स का हम यूज करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तहत किसी कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड वर्किंग कैपिटल इट कंप्राइजेस रॉ मटेरियल्स एंड कैश इन हैंड। इन सारी चीजों की हमें जरूरत होती है किसी कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एंड हेल्थी एंड स्किल्ड ह्यूमंस, है ना। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में, कि ह्यूमन कैपिटल रिलेटेड विद द हेल्थी पर्सन, है ना। जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल में शामिल किए जाते हैं। अंडरस्टूड। और आगे हम क्या देखते हैं कि फार्मिंग इन पालमपुर में किस तरह से खेती हो रही है। तो उसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट आता है लैंड इज फिक्स्ड, है ना। जमीन फिक्स्ड है। जमीन पर जब एग्रीकल्चर किया जाता है तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो कैसे बढ़ाएंगे हम, ना। क्योंकि जमीन तो फिक्स्ड है ना। ज्यादा से ज्यादा वहां पर हुआ क्या है, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी बट नो एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन लैंड, है ना। कल्टीवेशन की जो लैंड है वो नहीं बढ़ रही है, वो बढ़ेगी भी नहीं, है ना। तब क्या करेंगे, सम वेस्टलैंड जो है वो कल्टीवेटेड की गई, कल्टीवेबल बना ली गई है, जो पड़ती जमीन पड़ी रहती थी जिसका यूज नहीं करते थे, है ना, फार्मिंग में। तो ऐसी जमीन को भी फिर लोग कल्टीवेट करने लगे और उससे प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करने लगे। यील्ड एक वर्ड आपने यहाँ पर पढ़ा। यील्ड का मतलब होता है उत्पादन कैसे होता है, प्रोडक्शन क्या होता है ना। तो जो हम जमीन से प्रोड्यूस करते हैं ना फार्मिंग से, तो वो यील्ड कहलाता है। तो इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब उसी जमीन से, उतना ही जमीन का टुकड़ा है, मान लीजिए जमीन उतनी ही है, तो फिक्स लैंड से हम प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, है ना। तब क्या तरीके हमने इसमें देखे, आगे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। तो इन द लोग क्या करते हैं, वहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक ही जमीन पर जो है एक के बाद एक फसल उगाएंगे। एक सीजन में एक फसल, दूसरे सीजन में दूसरी फसल। इस तरह से इन्होंने देखा कि रेनी सीजन दे प्रोड्यूस ज्वार बाजरा, है ना, ग्रोन ज्वार बाजरा, दैट इज द खरीफ क्रॉप्स। कभी कभी एग्जांपल में पूछ लिया जा सकता है आपसे। एंड पोटैटो बिटवीन द अक्टूबर एंड दिसंबर। और इसके बाद लोग पोटैटो भी प्रोड्यूस कर लेते हैं वहां पर अक्टूबर दिसंबर के बीच में। और इन रबी सीजन इन द विंटर दे सो व्हीट। तो इस तरह से ये अल्टरनेट करके प्रोडक्शन करते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो इस तरह से इनका एक तरीका हो गया प्रोडक्शन करने का। तो ये प्रोडक्शन करने के जो बढ़ाने के तरीके हुए सेम पीस ऑफ लैंड पर, दैट इज द वर्ड क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग, ना। व्हेन द प्रोडक्शन इज ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, है ना, दैट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना। वन और मोर क्रॉप्स व्हेन वी ग्रो ऑन सेम पीस ऑफ लैंड, दैट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग। एंड मॉडर्न फार्मिंग when we use new machineries, tools for irrigation, that is the modern farming, है ना। when we use just and in modern farming we use harvesters, new tools, machineries, and some pesticides, hybrid seeds, ना। so that is called modern farming, ना। मॉडर्न फार्मिंग में हम हाइब्रिड सीड्स का यूज करते हैं, ठीक है। हम और इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज करते हैं इसमें। तो ये सारी चीजें भी अगर इससे रिलेटेड अलग से क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960 डिकेड्स में स्टार्टअप हुआ, है ना, उससे भी प्रोडक्शन लेवल हाई हुआ, ना। याद रखिएगा 1960 के बाद जो है ना। और इसका जनरली यूज किया गया सबसे पहले हरियाणा, पंजाब जो स्टेट्स हैं वहां पर इसका यूज हुआ और उन्होंने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां पर स्टार्टअप लेना शुरू कर दिया, ठीक है ना। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स इन पालमपुर। अब पालमपुर ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इनको लर्न करना है। अब पालमपुर में जमीन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है लोगों के बीच, तो उसमें हमने और क्या पढ़ा, पीपल हैव इन सफिशिएंट लैंड फॉर द कल्टीवेशन। लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में जमीन थी, है ना। और क्या था, अबाउट 1/3 पीपल आर
लैंडलेस, पर उसमें कुछ लोगों के पास थी, कुछ लोगों के पास नहीं थी, है ना। 1/3 पीपल है जो लैंडलेस पीपल थे, है ना। कल्टीवेशन फ्रॉम स्मॉल प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम, और जो स्मॉल प्लॉट्स वाले फार्मर्स थे, बुक में एक आपको डायग्राम भी दिया गया है इससे रिलेटेड, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ स्मॉल प्लॉट्स थे, है ना, जो 2 हेक्टेयर से भी कम थे, है ना, तो उनके पास एडिक्वेट इनकम नहीं रहती थी अपना घर परिवार चलाने के लिए, उनको अलग से वर्क भी करना पड़ता था अपने एग्रीकल्चर के अलावा। कुछ लैंडलेस लोग थे, वो तो दूसरों के द्वारा हायर कर लिए जाते थे और वहां दूसरे खेतों में या दूसरों के जो बड़े किसान थे, बिग फार्मर्स थे, उनके यहाँ वो मजदूरी किया करते थे। इज दैट क्लियर? यहाँ तो आगे और हमने क्या देखा कि फार्मिंग इन पालमपुर में हु विल प्रोवाइड लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, है ना। जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज चल रही है तो आपने देखा कि लैंड किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे जो फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स भी हैं, दूसरों के यहाँ जाके वर्कआउट करते हैं ना। तो स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर लैंड, जो छोटे फार्मर हैं वो तो अपनी फैमिली के साथ मिलजुल करके खेती कर लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो होते हैं वो फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं ना, वो लोग जो है दूसरे लेबर्स को हायर करते हैं। अब हायर करते हैं तो परमानेंट मतलब ईयरली भी कर सकते हैं, या ये जो हायर करते हैं लेबर्स, ये वर्क के हिसाब से भी करते हैं, सीजनेबल। पता चला खरीफ क्रॉप के लिए अलग लेबर्स की जरूरत है किसी प्रकार के, है ना, और रबी क्रॉप्स के लिए अलग है, या जायद वर्क के लिए अलग होती है, थ्रेशिंग के लिए अलग होती है ना। तो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग लेबर्स ये लोग हायर करते हैं। उनको कभी कभी कैश पेमेंट भी दे सकते हैं, कभी कभी खाने के लिए अनाज भी दे देते हैं, या अदर वे में उनको पे भी करने के अलग अलग तरीके आपने देखे। यहाँ इसके बारे में आपने स्टडी की हुई है ना। और भी इसमें आपने ये देखा कि कभी कभी उनको मान लीजिए खाना भी दे दिया जाता है ना। और लेबर का रेट भी यहाँ पर आपने देखा था, तो 172 रुपीज अप्रॉक्स जो है वो 2017 के अकॉर्डिंग आपने लेबर का रेट मैंने आपको बताया था स्टडी कराते समय, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, तो कैपिटल कौन कौन सी जरूरत होती है फार्मिंग में। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, आप ये प्रैक्टिकल नॉलेज रखिएगा। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी में पूरा भारतवर्ष में जितने विलेजेस हैं, हर एक विलेजेस में लगभग यही प्रोसीजर पूरा आपको मिलेगी, आपके अपने विलेज में भी यही प्रोसीजर मिलेगी ना। तो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी, है ना, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, बहुत छोटे किसान होते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे बड़े किसानों से या मनी लेंडर से वो पैसा उधार लेते हैं, दे बोरो मनी, है ना, इन हाई इंटरेस्ट रेट्स, ना, कम समय के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर उनको पैसा लेना पड़ता है, उधार पैसा लेते हैं और उससे वो एग्रीकल्चर करते हैं, और एग्रीकल्चर करने के बाद वो पैसा चुकाते हैं, है ना। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं वो तो कुछ पैसा बचा लेते हैं और एग्रीकल्चर करने के लिए आने वाली नेक्स्ट सीजन के लिए उनके पास कुछ ना कुछ बचत रहती है। लेकिन जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको कर्ज लेना पड़ता है ना। कभी कभी कर्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको अपनी अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। ये स्थितियां जो है विलेज में होती हैं। फिर है सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, जब यहाँ पर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया, प्रोडक्शन लेवल हाई हो जाता है, तो जो अपने जरूरत के हिसाब से फार्मर्स जो सेल्फ कंजप्शन के प्रोडक्शन से फिर ज्यादा प्रोडक्शन जब करने लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन बोलते हैं। कभी कभी सरप्लस प्रोडक्शन पर भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उसको सरप्लस प्रोडक्शन बोला जाता है। और जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो मंडी में जाकर के लोग सेल करते हैं, मार्केट में जाकर के सेल कर देते हैं, है ना, फार्मर्स। तो यहाँ तक ये वर्ड्स हमने देखे, ये ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, फार्मिंग पालमपुर, पालमपुर में किस तरह से फार्मिंग होती है। अब फार्मिंग के अलावा भी कुछ वर्क होते हैं, वहां पर क्या क्या काम होते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि फार्मिंग एक्टिविटीज के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज पालमपुर में होती हैं, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज, है ना, अदर देन द फार्मिंग एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज जो कि फार्मिंग से रिलेटेड नहीं, क्या हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग एंड सम एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये यहाँ पर नॉन फार्म एक्टिविटीज हमने यहाँ पर पढ़ी हुई थी इस चैप्टर में। ट्रांसपोर्टेशन में रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर आपने देखा कि वहां पर हैं, चलते हैं ना।
वेल कनेक्टेड है, क्योंकि अदर वो विलेजेस से, है ना, टाउन से। आपने देखा वहाँ पर पक्की सड़क वगैरह भी बनी हुई है ना, जो 12 मासी सड़कें होती हैं वहाँ लिखा हुआ है ना, 12 मंथ्स वाली, तो मतलब पक्की सड़कें हैं, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फुल सुविधा है ना। रिक्शा, शॉपकीपर्स वहाँ पर पालमपुर में है, जो आइटम्स हो ड्राई स्वीट शुगर टी एक्सेट्रा ये जो है वो सेल करते हैं ना। एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ पर हम देखते हैं अदर देन द एग्रीकल्चर, तो वहाँ पर शुगर केन से गुड़ बनाया जाता है, जैगरी बनाया जाता है। तो जैगरी मैन्युफैक्चरिंग की कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उस विलेज में लगी हुई हैं, और वो जैगरी जो जाके शाहपुर और रायगंज में सेल करते हैं। और डेयरी प्रोडक्शन भी वहाँ पर कॉमन एक्टिविटी है। वहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन होता है, चिलिंग सेंटर भी लगाया गया है, और वहाँ पर मिल्क कलेक्शन होता है, जो कि अदर दूसरे विलेज में जाकर के फिर वो मिल्क जो है सेल किया जाता है। इस तरह से नॉन फॉर्म एक्टिविटीज है। तो हम देखते हैं ओवरऑल पालमपुर में क्या क्या हमने पढ़ा। तो कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि हाउ कैन यू से दैट पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड विलेज। तो ये बहुत सारी बातें हम स्टार्टअप से जो पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें आप वहाँ पर नोट कर देंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं। नॉन फॉर्म एक्टिविटीज से रिलेटेड आप पॉइंट्स जो है क्वेश्चन आते हैं तो वो नोट कर सकते हैं, है ना। कभी कभी डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न फार्मिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो वो आपको नोट करने के लिए आ सकती है। और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन या बैड इफेक्ट, है ना, ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, है ना, ये भी आ सकते हैं। तो उससे आप कह सकते हैं कि जो लैंड है वो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है ना, जो प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो डाउन हो रही है, तो उसके पीछे क्या रीजन है वो भी आपको पॉइंट्स नोट करने के लिए आ सकते हैं। कि ट्यूबवेल्स वगैरह ज़्यादा होने से इरिगेशन, चूंकि हाइब्रिड सीड्स यूज करते हैं तो इरिगेशन के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसके लिए जमीन से ज़्यादा पानी निकाला जाता है, तो क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर जो है वो लो जा रहा है ना। ये भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, है ना, वो भी हो रहा है। फर्टिलिटी डाउन हो रही है। ये बहुत सारी बातें भी आप नोट कर सकते हैं यदि क्वेश्चन आता है तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में लर्न करने के लिए। ओवरऑल आपने देखा कि एक विलेज इकोनॉमी के थ्रू आपने एक इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, उसको समझने का आपने प्रयास किया। तो आज का ये चैप्टर का रिवीजन आपने देखा। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। ओके।